नमस्कार, न्यूज़ मीडिया मंच आप देख रहे हैं और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इंट्रो मैं इसी तरह से कहता हूं और कई बार लोग कहते हैं आपका नाम हम जानते हैं, आप बताते क्यों हैं। लेकिन एक औपचारिकता है, कई बार बहुत सारी चीज़ें हम जानते हैं लेकिन इसके बाद भी चर्चा करनी पड़ती है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं भारत में जातिगत जनगणना या जनसंख्या की वर्तमान स्थिति को लेकर एक विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ। दोस्तों, वर्ष 1951-52 में जब पहला लोकसभा चुनाव भारत में हुआ था, आज़ाद भारत में 1947 में भारत आज़ाद हो गया था लेकिन अंतरिम सरकार बनी थी। लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार का गठन 1952 में हुआ था और चुनाव अक्टूबर 1951 से लेकर फरवरी 1952 के बीच में कराए गए थे। ये 18वीं लोकसभा है। 18वीं लोकसभा का चुनाव इस समय हो रहा है 2024 में। और उस समय जब पहला चुनाव हुआ था तो उस दौरान 489 संसद सदस्य थे। तब भारत की जनसंख्या बहुत कम थी। आज भारत की जनसंख्या उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और अगर नियमों को देखें तो बीच में कई बार संसद सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, परिसीमन हुए और लोकसभा क्षेत्रों को फिर से पुनः निर्धारित किया गया और आने वाले समय में इसका पुनर्निर्धारण होना स्वाभाविक है। और इसकी अपेक्षा भी लंबे समय से की जा रही है कि संसद सदस्यों की संख्या बढ़नी चाहिए ताकि हर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व बढ़े। लेकिन प्रतिनिधित्व तब बढ़ेगा जब किसी भी क्षेत्र का चुना गया सांसद वहाँ पर वापस लौटकर जनता के बीच में जाएगा और लोगों से बात करेगा कि आपकी समस्याएं क्या हैं और उनके बीच की समस्याओं को समझेगा और संसद में उठाएगा, जिसका कि जो कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार है। यानी एक सांसद हम चुनते हैं तो हम उसे अपना सरकार में प्रतिनिधि मानते हैं। लेकिन विडंबना यह है कि वो सांसद अपने आप को हमारे ऊपर अपना शासक समझने लगता है और वो वापस लौटकर अपने संसदीय क्षेत्र में कभी आता नहीं है। आता है तो झूठे वादों पे वादे करता हुआ चला जाता है और समस्याएं आम जनता की जस की तस बनी रहती हैं। मेरा मेन मकसद इस वीडियो के माध्यम से ये चर्चा करना है कि जब भारत में आज़ादी के बाद संसद सदस्यों की संख्या 489 थी, क्योंकि जनसंख्या का नियंत्रण भारत के लिए इसलिए बेहद ज़रूरी है क्योंकि भारत के पास ज़मीनी संसाधन बहुत सीमित हैं, चाहे वो खनिज संपदा हो, चाहे वन संपदा हो या जो भी प्राकृतिक संसाधन हैं उनकी मात्रा, उनका जो भंडार है वो बहुत सीमित है और उस भंडार का दोहन बहुत तेज़ गति से हो रहा है। और भारत जब अब सिर्फ उपभोक्ता नहीं होकर के बल्कि निर्माता बनने के लिए प्रयास कर रहा है, भारत की ये कोशिश है कि भारत अब सिर्फ आयातक देश नहीं होगा बल्कि निर्यात भी करेगा। पूर्व एशिया में तमाम देशों को करेगा और मध्य और पश्चिम एशिया में करेगा, यूरोप में करेगा। जब इस तरह का निर्माण होगा भारत में तो रॉ मटेरियल यानी कच्चे माल के लिए जो आपके पास मौजूद संपदा है उसका दोहन और तीव्र गति से होगा। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कितने समय तक इन संसाधनों का भंडार बचा रह जाएगा। उदाहरण के तौर पर आप अपने घर में एक बोरा गुड़ रख लीजिए और खाने वाले 4 लोग हों और उसके बाद संख्या बढ़ती जाए, घर में 4 से 8 हो जाए, 8 से 12 हो जाए, 12 से 24 हो जाए और आपका जो अनुमान था कि ये 4 लोग हैं, एक बोरा गुड़ 2 साल चलेगा, लेकिन अगर वो 24 की संख्या हो गई तब कितना चलेगा। तो इस तरह से हमारे संसाधनों की भी सीमित संख्या है, सीमित मात्रा है, चाहे वो वन संपदा हो, चाहे वो खनिज संपदा हो या समुद्र में जो भी सामुद्रिक रिसोर्सेज हैं जिसे ब्लू इकोनॉमी कहा जा रहा है, यानी कि पानी के भीतर से जो व्यापार या जो चीज़ें आप जिनका दोहन कर सकते हैं, सब कुछ सीमित है। इसलिए सबसे बेहतर उपाय ये है कि संख्या को सीमित किया जाए, नियंत्रित किया जाए। भारत में स्वास्थ्य संबंधी समस्या, भारत में शिक्षा से संबंधित समस्या का सबसे आसान उपाय यही है, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा अगर आपको देनी है तो आप भारत में भेड़ बकरियों की तरह समझे जाने वाली इस जनसंख्या को नहीं उपलब्ध करा पाएंगे। आप किसी भी सरकारी अस्पताल में चले जाइए, किसी भी सस्ते सामान्य प्राइवेट अस्पताल में चले जाइए, बड़े पैमाने पर बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में भीड़ देखने को मिलती है और उस भीड़ को आप कैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया करा सकते हैं। तो ऐसे में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए आपके लिए ज़रूरी है, अपने देश के लिए ज़रूरी है कि जनसंख्या पर नियंत्रण किया जाए। और एक महत्वपूर्ण विषय और है वो जातिवाद का, जातिगत जनगणना की बात की जा रही है। भारत में 1901 की जनगणना के अनुसार तकरीबन 2900 के आसपास जातियाँ थी। आरक्षण का प्रावधान किया गया। ये सब कुछ
इसी कवायद का हिस्सा था कि जो पिछड़ा तबका है उसको भी हम बराबर की पंक्ति में लाकर खड़ा कर दें। लेकिन धीरे धीरे समय बदलता गया और इन चीज़ों को, और इस ये जो प्रावधान था, ये प्रावधान सीमित समय के लिए था, इसको लंबे समय तक जारी नहीं रखना था। लेकिन आज सभी राजनीतिक दलों का एकमेव उद्देश्य है वोट पाना, और कोई भी जाति का व्यक्ति ये खुलकर कहने को तैयार नहीं है, चाहे वो अगर उदाहरण के तौर पर अगर कोई यादव को ले लीजिए, अगर उसके घर से कोई आईपीएस या आईएएस बन गया है तो उसके घर में अब से आने वाली किसी भी पीढ़ी को क्या आरक्षण की ज़रूरत है? अगर टेक्निकली देखें, तार्किक तौर पर देखें, तो जब वो सामान्य वर्ग के सामान्य सोच समझ, पढ़े लिखे या आर्थिक स्थिति की बात करें, तो जब उस कैटेगरी में, उस श्रेणी में आ गया, या कोई मंत्री बन गया, या कोई विधायक और सांसद बन गया, या कोई पार्षद बन गया, जो कि सामान्य जनता से जिसका ओहदा ऊंचा हो जाता है, तब क्या उसके बाद उसकी किसी भी आगे वाली पीढ़ी को भी आरक्षण की आवश्यकता है? अगर वो अपने उस ओहदे को बरकरार रखेगा, अगर अपनी उस पढ़ाई लिखाई को, अपनी अवेयरनेस को बरकरार रखेगा, तो क्या उसे आरक्षण की ज़रूरत उसकी आने वाली पीढ़ियों को पड़ेगी? ये नहीं महसूस किया गया कि कुछ कुलीन वर्ग जो कुछ समय पहले हुआ करता था, वो भी आर्थिक रूप से पिछड़ता चला जा रहा है। तो उसको कब और कैसे आप सामाजिक सुरक्षा प्रोवाइड करेंगे? समय आ गया है कि सभी जाति के लोगों के साथ सरकारें बैठकर हिम्मत के साथ बात करें कि अब जाति पर नहीं, आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन ये राजनीति इस कदर से नेताओं को और पार्टियों को डरा कर रखती है कि अगर उन्होंने आरक्षण के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया तो जनता उन्हें सत्ता से उखाड़ कर फेंक देगी। उदाहरण के तौर पर जाट आंदोलन को ले लेते हैं, उदाहरण के तौर पर मराठा समुदाय के आंदोलन को ले लेते हैं। मराठा और जाट आंदोलन में शामिल होने वाले, ऐसा माना जाता है कि कम से कम 60 से 70% ऐसे लोग हैं जिन्हें कतई आरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है, उससे भी ज़्यादा संख्या है उनकी। तो ऐसे में ये आरक्षण की ज़िद, और कितनी नौकरियां मिलेंगी? 1 करोड़ समुदाय अगर है, 1 करोड़ में 1000 लोगों को नौकरियां मिलेंगी। उन 1000 लोगों के लिए इतनी बड़ी लड़ाई, इतना बड़ा पूरे राष्ट्र के साथ अव्यवस्था फैला देना, ये कहाँ तक उचित है? सभी समुदायों को, सभी लोगों को ये समझना पड़ेगा। और उसी में हमारे 2 दिग्गज नेता निकल कर आते हैं, एक अखिलेश यादव, एक राहुल गांधी, जो जाति, और तेजस्वी यादव, जिनकी राजनीति ही जाति आधारित रही है, जिन्होंने अपनी जातियों को साधा, मुसलमानों को साधा तुष्टीकरण के नाम पर। हालांकि मुसलमानों का या अपने परिवार से हट कर के यादवों का कोई बहुत बड़ा भला उन्होंने नहीं किया है। हालांकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सरकार पर लगातार आरोप लगते रहे हैं कि जब भी समाजवादी पार्टी सरकार सत्ता में रहती है तो हर बड़े पदों पर सिर्फ यादव दिखाई पड़ते हैं, हर भर्तियों में घोटाले होते हैं और यादवों को नौकरियां मिलती हैं। तो ये एक बात है। लेकिन बिहार में लालू यादव के साथ तो ये भी विडंबना है कि उनके ऊपर आरोप ये लगते हैं कि वो किसी भी जाति के नहीं हैं। अभी एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक बुज़ुर्ग थे, वो कह रहे थे कि लालू यादव दरअसल यादव नहीं है, वो गडरिया हैं। हालांकि इस दावे में कितनी सच्चाई है ये कहना बहुत मुश्किल है। एक राजधर्म नाम का एक चैनल है जिस पर मैंने ये वीडियो देखा था, और इस बारे में ये मेरे वीडियो का ये विषय नहीं है, लेकिन विषय ये है कि जब आर्थिक आधार पर आरक्षण की आवश्यकता महसूस की जा रही है, जब भारत में जातीय भेद लगातार ख़त्म होता जा रहा है, जब शहरों में जाति कोई पूछता नहीं है, आज कॉरपोरेट हो, स्कूल कॉलेज हो, सरकारी दफ्तर हो, या जहां आप रहते हैं आपकी आसपास की सोसाइटियां हों, यहां पर जातियों का बंधन धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। और ये भारतीय समाज के लिए जितनी समझ, जितनी जानकारी मुझे है, उसके आधार पर कहूँगा कि ये एक अच्छाई है। क्योंकि जो निचले तबके का है जातीय आधार पर, जिसने निचले तबके में, निचली जाति में जन्म लिया था, आज जब वो बराबरी में यहाँ पर सभी के साथ कदमताल करता है, सभी के साथ बैठता है, खाता पीता है, और अपने को कभी उसको ये आभास भी नहीं होता है कि उसका जन्म किसी ऐसी जाति में हुआ था जो समाज में नीचे आती है, समाज में जो वर्गीकरण हुआ था उसमें नीचे आती है, तो आज उसे अच्छा लग रहा है, उसका मान बढ़ रहा है, उसका स्वाभिमान बढ़ रहा है। लेकिन कुछ नेता अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए
जातियों में हिंदुओं को बांटने के लिए जातिगत जनगणना कराना चाहती हैं, जातीय आरक्षण पर जोर दे रही हैं। ये चीज़ें समय रहते अगर सभी जाति के लोग समझेंगे और राजनीतिक दलों को इस पर हिम्मत दिखानी पड़ेगी, करेज दिखाना पड़ेगा, तब जाकर के भारत में इस समस्या का अंत हो पाएगा। और जिस दिन भारत में जातीय समस्या का अंत हो गया, उस दिन मुझे लगता है कि भारत की प्रगति की दर और बढ़ जाएगी। और अभी एक अच्छी खबर आई है कि भारत दुनिया के 5 शीर्ष शेयर बाज़ारों में भारत का बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पहुंच गया है। और इसका जो वैल्यू है अब कारोबार की, वो $5 ट्रिलियन पहुंच गई है। तो ये $5 ट्रिलियन की का शेयर बाज़ार पहुंच गया है। भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन का पहुंचाने का लक्ष्य है। भारत को 2047 तक, आज 2024 में हम बैठे हैं, और अगले 24 साल बाद भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प है। भारत में हमें प्रोग्रेसिव होकर सोचना पड़ेगा, भारत में हमें इंक्लूसिव होकर सोचना पड़ेगा, जिसमें सबका साथ सबका विकास की बात की जाती है, तो वास्तव में विकास हो। हाँ, एक चुनौती, एक समस्या इस समय जो अभी भी बनी हुई है, वो है भ्रष्टाचार की, वो है सरकारी सिस्टम में भ्रष्टाचार की। उस भ्रष्टाचार को ख़त्म किए बिना भारत के स्वरूप को और बेहतर ढंग से संवारा नहीं जा सकता है। आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है इस बारे में? ज़रूर लिखिए, लेकिन वोट करते समय राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखिए। निजी हित सधते रहेंगे, लेकिन जब राष्ट्र रहेगा, जब राष्ट्र आगे बढ़ेगा, तो निजी हित भी आगे बढ़ेंगे निश्चित तौर पर। आप सभी